Expiratory reserve volume, it is the additional volume of air that can be expired beyond the normal tidal volume by a forcible expiration. ठीक है, जब हम ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं तो जब एक्सपायरेशन केस बता रहा है ERV ऑफ नॉर्मल मैन इज अबाउट 1100 ml of air. Residual volume, the volume of air that remain inside the lungs after a forcible expiration is called residual volume. ठीक है, मतलब forcible expiration के बाद जो आपके पास वॉल्यूम बचती है वो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम है. The RV of normal man is about 1100 to 1200 ml. The residual volume is always present in lungs, so the gas is exchange continues in the lungs ever after a forcible expiration. उसके बाद भी इतना वॉल्यूम आपके यहाँ बच जाता है. Pulmonary capacity, when any two or more pulmonary volumes considered together, such a capacity is called pulmonary capacity. The important pulmonary capacities are inspiratory capacity, the total volume of air a person can take in after a normal expiration is called inspiratory capacity. इन इट रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम आर इंक्लूडेड. तो IC इक्वल्स टू TV प्लस IRV. यहाँ पे TV की वैल्यू रख दी, IRV की वैल्यू रख दी, आपके पास टोटल वैल्यू आ गई. सेम आप एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के लिए पढ़ेंगे कि EC बराबर है TV प्लस ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फंक्शनल, द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इट इंक्लूड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम. FRC इक्वल्स टू ERV प्लस RV. ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम रहेगी. फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी के लिए आपको FRC प्लस ERV प्लस RV आपको. ठीक है, फिर आपके पास वाइटल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है, तो ये आप देख लेना. ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज है. दी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द एल्वोलाई. अब आपके पास एक्सचेंज वाला आ रहा है. पहला आप पाथवे पढ़ रहे थे, अब एक्सचेंज पोर्शन है. The exchange of gas is between blood and tissue. Exchange of gases occurs by simple diffusion based on pressure gradient or concentration gradient. The important factor affecting diffusion are solubility of gases and the thickness of the membrane. Partial pressure is the pressure by an individual gas in a mixture of gases. It is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. ये आपको NCERT की टेबल है जो आपको वो रेस्पिरेटरी गैसेज O2 और CO2. फिर एटमॉस्फेरिक एयर कितनी है 153 और 0.3. एल्वोलाई में 104. ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड होता है 40 और इसमें ऑक्सीनेटेड 95 और टिश्यू पोर्शन में इतना 40. तो आपके पास डाटा दिया हुआ है जो आपको देखना है, पढ़ना है. ठीक है, अब आपको ये डायग्राम समझाया हुआ है सारे का सारा. इस डायग्राम में कनेक्शन क्या है, तो आपका सर्कुलेशन सिस्टम और जो आपका रेस्पिरेशन है दोनों समझा रखे हैं. मतलब कैसे तो हम O2 और को इनहेल करते हैं, CO2 का एक्सहेल करते हैं, और वो O2 कैसे हमारे पूरे बॉडी पोर्शन में, टिश्यू पोर्शन में हमारे माइग्रेट करती है, मूव करती है. ठीक है, तो ऊपर आप नॉर्मल आप हार्ट से स्टार्ट करेंगे कि हार्ट का राइट चैम्बर है, आपने हार्ट पढ़ा हुआ है कि इसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व. ठीक है, और नीचे आपको बॉडी टिश्यू वाला पोर्शन दिया हुआ है कि यहाँ से CO2 जाती है, या आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो आपकी वेंस ले जाती है. वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है. वेंट्रिकल के बाद ये आपका लंग्स के पास जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, और ऊपर एल्वोलाई सैक में दिखाया गया PO2 का इतना 104 और PCO2 का 40 mm Hg. यहाँ पे O2 CO2 एक्सचेंज हो रहा है, इंस्पायर्ड एयर हो रही है और एक्सपायर्ड हो रही है. यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आपकी हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होके ओर्टा के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है, बॉडी टिश्यू पार्ट में जा रहा है. ये डायग्राम में आपको ये शो किया हुआ है. ठीक है, इसने लिखा द अमाउंट ऑफ CO2 विच कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज हायर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई. ये पूछा जाता है कि आपकी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो किस एपिथेलियम की बनी होती है. एपिथेलियम आपके डिफरेंट टाइप के हैं, क्यूबोइडल है, क्यूब शेप होता है आपका. ठीक है, कोलुमनर शेप होता है, या आपका स्क्वैमस शेप है, या सिंपल एपिथेलियम है. तो यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम होता है जो ग्रुप होता है. ठीक है, एल्वोलाई, दी एल्वोलर कैपिलरीज एंडोथेलियम एंड द बेसमेंट सब्सटेंस इज बिटवीन देम. इट्स टोटल थिकनेस इज लेस देन ए मिलीमीटर. All the various factor of our body favor the diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. और यहाँ पे आपको बेसमेंट ये सारी आपको शो करके दिखा रखी है. ठीक है, डायग्राम में ये आपकी एयर आ रही है, आपकी एल्वोलाई कैविटी है. यहाँ पे आपको बेसमेंट सब्सटेंस दिखाई दे रहा है और ये आपकी बेसमेंट ही मेम्ब्रेन है. ठीक है, जो आपकी
एंडोथेलियम है। ये आपको एल्वोलाई वोलर वन सेल्ड थिक आपको जो दिखाई हुई है, और यहाँ से आपकी ब्लड कैपिलरीज है जिसमें आपका इसमें आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन होता है जो O2 को लेके फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है ये। फिर इन्होंने बताया आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज कि कैसे होता है, ठीक है। इसने कहा इट इज़ थ्रू द ब्लड द ट्रांसपोर्ट for O2 and CO2 takes place and 97 of O2 is transported by the RBC and remaining 3 through the plasma. 20 to 25% of CO2 is imported through RBC and 70 is carried by carbonate HCO3 नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। 7% of CO2 is carried out through plasma. ये डेटा आपको याद रखना है, पता रखना है। फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। दी red colored ions containing pigment in RBC is hemoglobin and they bond with oxygen to form oxyhemoglobin and this bonding is related to partial pressure of oxygen. 4 molecules of oxygen can be carried by a single hemoglobin. ध्यान रखना है 4 molecules of oxygen. Binding is affected by partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature. यहाँ पे इसने बताया व्हेन द रिलेशनशिप ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज एक्सप्रेस्ड बाय ए प्लॉटिंग ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड अगेंस्ट ऑफ PO2 ऑफ ऑक्सीजन एंड एस शेप्ड, इसे सिग्मोइड शेप्ड बोलते हैं, ठीक है। एस शेप्ड कर्व और सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड एंड इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो कर्व शो करता है उस कर्व का नाम क्या है, ठीक है बेटे। ये आपको पूरा कर्व एस शेप का आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। When there is high PO2 and low PCO2, lesser H positive concentration and lower temperature in the alveoli, oxyhemoglobin is formed. In the tissue, low PO2, high PCO2, high hydrogen ion concentration, high temperature happens. Dissociation of oxygen takes place from oxyhemoglobin. So oxygen binds to hemoglobin on the lung surface and is dissociation in the tissue. Under normal physiological condition 100 ml of oxygenated blood gives about 5 ml of oxygen. ध्यान रखना है 100 ml of oxygenated blood gives about 5 ml of oxygen under normal condition. तो आपको यहाँ तक का काम कवर करना है। ये आपको ग्राफ भी शो करना है, ऊपर के डायग्राम भी शो करने हैं। और इसमें बेटे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल हो, आपने नोटिस किया होगा कहीं पे अगर कोई चीज़ बर्न हो जाती है, हम घर में बंद हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा दम घुटने लगता है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, जो HB है, आपको ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो रही है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी वहाँ पे अवेलेबल हो रही है। बट कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है, बाइंडिंग एफिनिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन के। तो इसीलिए जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो बहुत जल्दी से कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर लेता है। ऑक्सीजन वहाँ पे हमें बाइंड नहीं हो पाती क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा है। और इसी वजह से कुछ ही मिनटों में या सेकंडों से मिनट के केस में ही हमारी मौत हो जाती है, क्योंकि जो आपका CO2 है वो आपका CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड अप हो जाता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ तक का काम कवर करना है। ओके बेटे, थैंक यू।